बुक लाइव सेशन ऑफ रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल जयपुर। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है एपिलेप्सी, जो कि नॉर्मली लोग फिट्स की बीमारी को भी बोलते हैं। और हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो है आज डॉक्टर राजेश चौधरी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो साइंसेज। सर वेलकम एंड थैंक यू फॉर योर टाइम हियर। एंड सर से हम जानना चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम होती क्या है, ये क्यों इतनी डिस्कशन में लोग कर रहे हैं, क्यों डॉक्टर्स इतने अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं इसके लिए। सो सर, बिफोर वेस्टिंग टाइम हम आपसे एक्चुअली जानना चाहेंगे कि एपिलेप्सी होती क्या है, बिकॉज इसको लेके बहुत सारे मिथ्स भी हैं कि ये शायद कोई ऊपर की बीमारी है या ऐसा कुछ। तो एक्चुअली एपिलेप्सी क्या है? यदि जनरल पब्लिक के बारे में बात करें मैम, तो एक सीजर आना पब्लिक से मानती है कि ये एपिलेप्सी है, लेकिन देखा जाए तो बेसिकली ये एपिलेप्सी नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें अपन एपिलेप्सी की, तो यदि टू अनप्रोवोक्ड सीजर 24 आवर्स के गैप पे आते हैं तो हम उसे एपिलेप्सी की डेफिनेशन के अंदर में रखते हैं। Okay. कई बार ऐसा होता है कि एक ही सीजर होता है लेकिन वो किसी सिंड्रोम के साथ में होता है, तो भी हम एपिलेप्सी मानते हैं। और कई बार ये होता है कि जैसे मान लो कि एक सीजर आ गया लेकिन सेकंड सीजर आने के चांसेस 60% से ज़्यादा होते हैं, तो हम उसे एपिलेप्सी मानते हैं। तो जनरल पब्लिक केवल एक सिंगल सीजर को एपिलेप्सी ना माने, एक मिथ है। तो प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ में आप डॉक्टर को दिखाएं तो उसका इलाज संभव है। सो जैसे डॉक्टर राजेश ने हमें बताया कि अगर आपको एक बार आ रहा है या फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इसको लाइटली ना लें, प्लीज़ एक एक्सपर्ट के पास जाएं एंड ही विल गाइड यू कि ये प्रॉब्लम क्या है, इट्स अ सीजर और एपिलेप्सी या जो भी सर कह रहे हैं कि वो डिटेल में आपको समझा सकते हैं। सर, हमने ये सुना भी है एंड आई थिंक बहुत से लोगों ने गूगल में सर्च किया कि अलग अलग तरह की एपिलेप्सी होती है। सो वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार हमें समझाएं कि बेसिकली क्या अलग अलग तरह की एपिलेप्सी होती है। ठीक, देखो एपिलेप्सी जो होती है वो दो तीन तरीके से हम मानते हैं कि उसका ऑनसेट कैसा है। जनरली ये देखते हैं कि पब्लिक ये बोलते हैं कि साहब सीजर आ गया, चारों हाथ पैर उसके टाइट हो गए। तो यदि जनरलाइज ऑनसेट एपिलेप्सी है तो पूरी बॉडी उसके अंदर टाइट हो जाती है, तो पहली एपिलेप्सी जनरलाइज ऑनसेट होती है। दूसरी एपिलेप्सी को अपन बात करें तो उसका ऑनसेट है कि साहब एक ही हाथ में सीजर आया है या एक ही हाथ की एबनॉर्मल एक्टिविटी है, तो फोकल ऑनसेट। तो एपिलेप्सी जनरली मानो कि दो तरह की, जनरलाइज ऑनसेट और फोकल ऑनसेट। और यदि किसी का पता ही नहीं हो कि रात में आया हो तो उसे हम तीसरे एपिलेप्सी में क्लासिफाई करते हैं, और वो होती है अननोन ऑनसेट। तो जनरली तीन तरह के एपिलेप्सी मानते हैं। इनके अंदर यदि देखा जाए तो इनके अंदर बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं जिनको अपन क्लासिफाई करते हैं। यदि कि टॉनिक क्लोनिक मूवमेंट होती है, एटोनिक होता है, या मरीज खड़ा ही गिर जाता है। कई बार ये देखते हैं कि कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती है, केवल स्टेरिंग लुक होता है। तो इस तरीके से दोनों ही तरह के एपिलेप्सी को सब क्लासिफाई भी किया गया है। तो बहुत सारी एपिलेप्सी के सब टाइप्स हो जाते हैं। ब्रॉडली अपन जनरलाइज ऑनसेट, अननोन ऑनसेट और अनक्लासिफाइड एपिलेप्सी। सो सर, जो बता रहे हैं कि उस वक्त पेशेंट के सिम्टम्स क्या होते हैं या वो किस तरह से बिहेव करता है, उस हिसाब से इट इज़ बीन डिवाइडेड कि किस तरह की एपिलेप्सी होती है। यस, तो सर, इसके बेसिक साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं नॉर्मली? अगर पेशेंट को अगर हम देखें कि इसको ये हो रहा है तो आई थिंक इसको कुछ ये प्रॉब्लम है। ओके। यदि साइन और सिम्टम्स की बात करें तो जनरली जो पब्लिक को देखने को मिलती है, जो ब्रॉडली मिलती है कि सब हाथ पैर टाइट हो गए, हाथ पैर की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो गई कि ऐसा लगता है कि शेकिंग मूवमेंट्स हो रहा है, आईज अप रोल होके ऊपर की तरफ जाके गेज फिक्स कर लेती है, कपड़ों में उसके बाद में वो सारा का सारा इवेंट उसे याद नहीं रहता है। ये तो सिम्टम्स की बात करते हैं जो जनरलाइज ऑनसेट एपिलेप्सी के सारे होते हैं। यदि अपन फोकल एपिलेप्सी की बात करें जिसके अंदर केवल एक हाथ टाइट हो जाना, एक हाथ की शेकिंग मूवमेंट होना, ये फोकल एपिलेप्सी के सिम्टम्स होते हैं। कई बार स्टेरिंग लुक होती है जिसमें कोई भी सिम्टम्स अपने को नहीं मिलता है। तो कई बार ये होता है कि पर्सन खड़ा होता है और सडन लॉस ऑफ टोन हो जाती है, पेशेंट खड़ा ही गिर जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स भी उसमें कॉमनली अपने को मिलते हैं। सर, जैसे अगर हमने किसी को देखा है ऐसे होते हुए, जैसे आपने कहा कि एकदम सडनली वो एक स्टेडी लुक में आ गए हैं या सडनली खड़े खड़े गिर गए हैं, तो हम एज अ लेमैन हमें उसे क्या फर्स्ट एड देना चाहिए जिससे हम उसकी कंडीशन को और वर्स ना करें बिफोर वी टेक टू द हॉस्पिटल? ओके। यदि पब्लिक में कहीं भी किसी पेशेंट को सीजर आता है, जी। यदि फोकल सीजर होता है तो दैट इसका मतलब होता है कि ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती है, उसको आप इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन जनरलाइज सीजर यदि किसी को आता है
तो एक चिंता की बात होती है कि उसको इमीडिएटली पहले बचाया जाना चाहिए कि पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी तो नहीं होगी। इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पेशेंट को करवट दिला देना चाहिए, और उसके कपड़े यदि टाइट बंधे हो तो उनको लूज कर देना चाहिए। कोशिश करें कि करवट दिलाते समय पेशेंट का मुंह कहीं मिट्टी में तो नहीं हो रहा, किसी लिक्विड में तो नहीं हो रहा, और यदि सीजर ऐसी जगह है कि जिससे पानी में आ रहा हो तो उसे उस एरिया से सेफ जगह शिफ्ट कर देना चाहिए। कुछ पेशेंट्स के अंदर टीथ क्लेंजिंग्स होती है जिनमें जनरलाइज ऑनसेट सीजर होते हैं, मुंह में से झाग आ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में उनके मुंह को खोलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अपने को मुंह में कुछ भी नहीं डालना चाहिए। स्पेशली कुछ लोग होते हैं जो मुंह को औजार से खोलने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग स्पेशली ये करते हैं कि पेशेंट का नाक बंद कर देते हैं, जो कभी भी नहीं करना चाहिए, उससे और ज़्यादा हाइपोक्सिया हो जाता है और ब्रेन डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कपड़े लूज करो, करवट दिला दो, हाथ पैरों को बिल्कुल नहीं पकड़े, उसकी शेकिंग मूवमेंट यदि होती है तो उसको होने दें, और जैसे सीजर टर्मिनेट होता है आप इमीडिएट हॉस्पिटल शिफ्ट करें। मीनवाइल आप देख लें कि पेशेंट का मुंह खुल रहा है कि नहीं हो रहा, मुंह में कुछ चीज़ तो नहीं अटकी हुई है। कई बार खाना खाते समय यदि सीजर आ गया तो उस चीज़ को निकाल देना चाहिए ताकि पेशेंट अच्छे से ब्रीथ कर सके। सो फ्रेंड्स, आई थिंक सर बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जो भी साइंस एंड सिम्टम्स हैं, प्लीज़ आप पेशेंट के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर उसका मुंह बंद हो गया है तो उसको किसी भी शार्प चीज़ से खोलने की कोशिश ना करें, सिंपल उसे रिलैक्स होने दें, उसे एक तरफ करवट लेके बिठा दें। अगर उसके मुंह में कुछ है तो प्लीज़ उसे कुछ ज़्यादा फोर्स ना करें, और जैसे ही थोड़ा कंट्रोल पोजीशन में अगर आपको लगता है तो यू कैन टेक हिम टू द डॉक्टर और कॉल एन इमरजेंसी नंबर टू एनी ऑफ द नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी। सर, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो ये एक लोगों में धारणा है कि ये डेफिनेटली बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है, उस चीज़ से भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि ज़िंदगी भर तक अब इस प्रॉब्लम के साथ जूझना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ दिस पॉजिटिव साइड इस ट्रीटमेंट का, कि ड्यूरेशन कितना रहता है, क्या है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि एक्चुअली तो हमें ट्रीटमेंट ही देना होता है, और हम हर कोई चाहता है कि ये ट्रीटमेंट कब बंद हो। तो इसमें एक अलग सी बात है कि ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपकी एपिलेप्सी कौन सी है, किस सिंड्रोम के साथ में है, उसका कोई कारण मिला है कि नहीं मिला, कारण को हम हटा पाए कि नहीं हटा पाए, और यदि नहीं हटा पाए हैं, सर्जिकल बेनिफिट भी नहीं हो रहे हैं उसके, तो भी हमें सिम्टोमेटिकली कितना लंबा ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशेंट को फुली तरह इसमें सिंसियर होना पड़ेगा। आप सीजर की जो दवाइयाँ लेते हैं उन सिंसियरली लीजिए। अब देखा जाता है कि कई बार क्या होता है, उन्हीं एपिलेप्सी में हम ट्रीटमेंट कम करते हैं जो सिम्टोमेटिक हो, नंबर 1, और जो एपिलेप्सी का कारण नहीं मिला, फिर भी हमें कम से कम 3 साल का सीजर फ्री टाइम चाहिए। 3 साल तक यदि आपने रेगुलर दवाई ली है तो हम 3 साल बाद में उन दवाइयों को धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करते हैं और स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। तो मिनिमम पेशेंट की तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि 3 साल तक वो सिंसियरली दवाई लें। So I think one of the biggest role in this is the patient has to be very very sincere। ऐसे नहीं है कि बस मुझे ठीक लग रहा है और मैंने छोड़ दिया, ये मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए। जब तक हमारी एक्सपर्ट हमें नहीं कहे, हमें ये ट्रीटमेंट बीच में बंद नहीं करना चाहिए, और हमारा जो रेगुलर जब भी डॉक्टर हमसे कह रहे हैं कि फॉलोअप के लिए आना है, वी शुड नॉट मिस दैट फॉलोअप। सर, इज इट सेफ, यू नो, हाउ सेफ इज एपिलेप्सी व्हेन अ लेडी इज हैविंग हर प्रेगनेंसी? ये बहुत बड़ा आई थिंक एक फोबिया है सोसाइटी में कि गर्ल इज हैविंग एपिलेप्सी, उनकी मैरिजेस में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि बाद में प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम। व्हाट इज योर कमेंट ऑन दिस सर? ओके, तो ये तो एक देखो बहुत ही हॉट टॉपिक है कि प्रेगनेंसी और एपिलेप्सी का क्या कोरिलेशन होता है, प्रेगनेंसी में एपिलेप्सी किस तरीके से बिहेव करती है, किस किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यदि अपन बात करें चाइल्ड बेयरिंग एज की, जिसमें कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उसमें प्रेग्नेंट होने के पहले से ही हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होना चाहिए कि कौन सी अपनी दवाई चल रही है, उससे किस तरीके से आगे कंटिन्यू करना है, प्रोफाइलैक्सिस के रूप में क्या लेना चाहिए। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिनसे हमें फीटस को साइड इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, पार्ट डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, जिनमें कार्डियक एनोमलीज होती है, क्लेफ्ट लिप होता है, क्लेफ्ट पैलेट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है जो सोडियम वॉल्प्रेट की हाई डोजेस के साथ में होता है। अब यदि कोई पेशेंट इन दवाइयों के साथ एपिलेप्सी प्रेग्नेंट होता है तो हमें 3 महीने पहले से ही उसको फोलिक एसिड का सप्लीमेंट स्टार्ट करना चाहिए,
और उसको उस दवाई पे स्विच करना चाहिए कि जिसमें मिनिमम फीटस को साइड इफेक्ट्स होते हैं। यदि बाई चांस हम स्विच ऑफ नहीं कर पाए कि दूसरी मेडिकेशन पे शिफ्ट नहीं कर पाए तो हमें सेफ वही मेडिसिन कंटिन्यू करनी चाहिए, एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद में चेंज नहीं करना चाहिए। और एक खास बात का ध्यान रखना चाहिए, जो भी मेडिसिन हम प्रेग्नेंट फीमेल को देते हैं प्रेगनेंसी से पहले उसको पूरी तरह से काउंसलिंग की जानी चाहिए कि आपकी ये दवाई चल रही है, इसके ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो आप उनका कंप्लायंस पूरी तरह से ध्यान रखें और सही टाइम पे दवाई लें। फिर भी आजकल बहुत सारी दवाइयाँ बहुत सेफ है। जो भी दवाई जैसे सोडियम वॉलपेट से सबसे ज़्यादा डर लगता है, वो भी साइड इफेक्ट जो होते हैं वो डोज डिपेंडेंट मैनर पे होते हैं। यदि उसकी हाई डोजेस रिक्वायर्ड होती है तो ही साइड इफेक्ट आते हैं, अदरवाइज लो डोजेस में इतने साइड इफेक्ट नहीं होते। सो आई थिंक देयर इज नथिंग टू वरी। अगर हम एक्सपर्ट के साथ चलें तो आई थिंक इवन प्रॉपर केयर टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एपिलेप्सी कैन बी टेकन केयर ऑफ। तो डेफिनेटली सर बार बार यही कह रहे हैं कि राइट मैनेजमेंट अगर हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सर हमने अभी इन दिनों बहुत सुना है अबाउट सूडो सीजर्स, ये सर क्या होता है? सूडो सीजर में यदि अपन बात करें तो एक फैंसी टर्म है। बेसिकली सूडो सीजर टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें एक्चुअल एपिलेप्सी का मिमिक मिलता है, सीजर का मिमिक मिलता है कि पेशेंट बेहोश हो गया और आपके पास इमरजेंसी में आ गया, लेकिन हम देखें तो उसमें ट्रू सीजर का एक भी साइन नहीं होता है। ना तो वो पूरी तरह से बेहोश होता है, ना उसमें टोनिक क्लोनिक एक्टिविटी होती है, ना कपड़ों में यूरिन निकला होता है, ना लेटरिन निकली होती है, और देखा जाए तो आई भी अप्रोल नहीं होती है। उन पेशेंट में स्पेशली यदि ध्यान रखा जाए तो फ्रीक्वेंट आई ब्लिंकिंग करते रहते हैं, वो किसी न किसी गेन के लिए ये चीज़ करते हैं। और कई बार ये होता है कि यदि पेशेंट को स्ट्रेस ज़्यादा हो तो वो स्ट्रेस सहन नहीं कर पाता और इस तरह की सिचुएशन एक्वायर कर लेता है, तो ये सूडो सीजर्स में आते हैं। जनरली कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे एग्ज़ाम आ गया, स्ट्रेस आ गया, तो वो एग्ज़ाम के स्ट्रेस से वो इस तरह की चीज़ एक्वायर करते हैं कि ताकि एग्ज़ाम में उसको नहीं देना पड़े, या थोड़ा सा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर अगर ऐसा होता है तो ये सूडो सीजर्स में आते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि ट्रू सीजर्स के साथ में भी बीच बीच में सूडो सीजर्स आते हैं। जैसे कोई पेशेंट एपिलेप्सी का है, उसको सीजर्स है, लेकिन घर में उसको कुछ अटेंशन चाहिए, तो वो बीच में क्या करता है, एक सूडो सीजर का एपिसोड जनरेट कर लेता है कि साहब, और फैमिली सारी अवेयर हो जाती है कि साहब इसको सीजर आ गया, लेकिन एक्चुअली में वो सीजर है या नहीं है वो कहना मुश्किल होता है। तो ये सूडो सीजर्स होते हैं। So thank you sir so much, thank you Rajesh sir, thank you so much for making epilepsy वाला टॉपिक हमें इतनी इजी समझाने के लिए। एंड सर बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ जानना है प्लीज़ डोंट गो विथ इंटरनेट एंड टेक अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। आप कोई भी अपने एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं, राइट एडवाइस दे सकते हैं, और अगर आपने मेडिकेशन टाइम से लिया है विथ ऑल द एडवाइस जो आपके एक्सपर्ट ने दिया है, यू कैन हैव अ बेटर क्वालिटी लाइफ इवन विथ एपिलेप्सी। अगर आपको और कुछ जानना है एपिलेप्सी के बारे में, डॉक्टर राजेश इज अवेलेबल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे एट रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल फ्रॉम 10 to 4. You can approach him on at 0141 3090 309. Thank you so much and joining us. We'll have next session with some more interesting topic. Namaskar.